छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद खलबली मच गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर है। एक नाम को लेकर सबसे ज्यादा खलबली है। उस व्यक्ति का नाम सूर्यकांत तिवारी है। सूर्यकांत तिवारी की पकड़ हर खेमे में है। कहा जाता है कि वह सत्ताधारी दल के संकट मोचन भी हैं। छापे के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने सूर्यकांत की तस्वीर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ शेयर की है। इसके बाद जवाब में कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ भी उनकी तस्वीर शेयर की गई है। वहीं प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चित हुए छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारी सूर्यकांत ने हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। सूर्यकांत ने आईटी रेड के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की साजिश रची जा रही है। इसके लिए आईटी विभाग का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इन आरोपों से घिरी विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तिवारी का बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर दिया गया है, जो निराधार है। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि उसने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर और महाराष्ट्र में किया है। छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईटी छापे को लेकर कई बड़े खुलासे किए। आयकर छापे के आधार पर सूर्यकांत तिवारी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता पलट की साजिश रची जा रही है। आयकर विभाग के अफसरों ने छापा मारकर 3 दिनों तक मुझे सोने नहीं दिया, मेंटली टॉर्चर किया। आयकर अफसरों ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं किसी प्रकार से अपने व्यवसाय में मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया का नाम जोड़ दूं। मैं ऐसा झूठा बयान कैसे देता। सौम्या चौरसिया से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। उनके घर के सभी लोग मुझे जानते पहचानते हैं। मुझसे आयकर के अफसरों ने कहा कि मैं अपने व्यवसाय में सौम्या चौरसिया का नाम जोड़ दूं तो वो मुझे छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बना देंगे। सूर्यकांत तिवारी ने कहा कि मैं कभी कभी उनसे फोन पर बात करता हूं। वह एकमात्र अधिकारी नहीं है जिनके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासन और मौजूदा सरकार दोनों में कई अधिकारियों से मेरे अच्छे संबंध हैं। लेकिन आईटी अधिकारी चाहते हैं कि मैं उन्हें फंसाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे सरकार गिराकर मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आयकर विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझ पर आयकर विभाग ने जबरदस्त दबाव बनाया कि मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया का नाम छापे में ले लूं। मुझ पर आयकर विभाग के कुछ अफसरों ने दबाव भी बनाया कि मैं प्रदेश के 40 से 45 विधायकों की सूची बनाऊं। सूर्यकांत तिवारी ने दावा किया है कि उन्हें आयकर विभाग के अफसरों ने कहा कि आप 40 विधायकों की लिस्ट बनाइए, इसके बाद विपक्ष के विधायकों के सहयोग से प्रदेश की सरकार बदल दी जाएगी। सूर्यकांत तिवारी ने कहा कि मुझे छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बनाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री तक बनाने का ऑफर दिया गया है। इसके लिए आयकर विभाग के अफसरों ने आईटी छापे के नाम पर साम दाम दंड भेद अपनाया। सूर्यकांत तिवारी ने आईटी रेड के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की साजिश रची जा रही है। इसके लिए आईटी विभाग का इस्तेमाल किया गया है। सूर्यकांत तिवारी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैं एक कारोबारी हूं, अपराधी नहीं हूं। आयकर विभाग की टीम जब 30 जून को मेरे ठिकाने पर छापे के लिए आई तो अफसरों ने मुझे पीटा। इसके बाद मुझे अफसरों ने गलत बयान देने के लिए उकसाया। मैंने गलत बयान नहीं दिया। सूर्यकांत तिवारी ने दावा किया है कि वह महात्मा गांधी को मानते हैं और छत्तीसगढ़ी आदमी हैं। सूर्यकांत तिवारी ने कहा कि कई वर्षों से मैं कोयले का कारोबार करता आया हूं। मेरे राजनेताओं से संबंध हैं। अभी की सरकार और इसके पहले की सरकार में भी मेरे संबंध रहे हैं। अगर मुझ पर कोई टैक्स की वसूली निकलती है तो मैं टैक्स दे दूंगा, कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़कर। मगर आयकर विभाग को कार्रवाई के नाम पर मुझे प्रताड़ित करने का हक नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें सत्ता परिवर्तन के लिए मोहरा बनाया जा रहा है। सूर्यकांत तिवारी ने आयकर विभाग पर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसी के यहां आयकर विभाग का छापा पड़ जाए तो वह क्रिमिनल और अपराधी नहीं हो जाता। रमन सिंह मुझे गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं जेल के जिस सेल में रहूंगा, बगल की सेल में रमन सिंह को रहना होगा, क्योंकि उनके शासनकाल में जमीनी घोटाला, ट्रांसफर घोटाला, विदेशों में उनके बेटे के नाम पर खाता, चिट फंड जैसे कई मामले थे। पैसा इतना था कि नोट गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी थी। सूर्यकांत तिवारी ने कहा कि अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आयकर विभाग के लोग और भारतीय जनता पार्टी होगी, जो लोग प्रदेश में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं। कोयला कारोबार से जुड़े सूर्यकांत तिवारी ने रायपुर और महासमुंद के ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश की थी।
इस कार्रवाई में आयकर विभाग की तरफ से कहा गया है कि उन्हें जांच में 200 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन के सबूत मिले हैं। आयकर विभाग को जांच के दौरान 9.5 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित नकदी और 5 करोड़ के आभूषण भी मिले, जिसे आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। अगले लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले लगभग 1 दर्जन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा मौजूदा मुख्यमंत्रियों को छोड़कर अन्य राज्यों में किसी नेता को बतौर मुख्यमंत्री पेश करने से बचेगी। पार्टी की रणनीति सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाने की है, ताकि पूरी ताकत से जीत की तैयारी की जा सके। इससे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी जमीन मजबूत की जा सकेगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा सामूहिक नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दोनों राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा ने सैद्धांतिक तौर पर यह तय कर लिया है कि भाजपा राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेगी। दोनों ही राज्यों में पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव पश्चात विधायक दल की बैठक में नेता यानी मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। सीएम पद का चेहरा पेश नहीं करने का भाजपा का यह सैद्धांतिक फैसला राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दोनों अपने अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी हैं। वसुंधरा राजे लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि पार्टी राजस्थान में उनके चेहरे को आगे रखकर विधानसभा चुनाव लड़े, तो वहीं रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ को लेकर पार्टी में इसी तरह की उम्मीदें कर रहे थे। दरअसल राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में वर्तमान में कांग्रेस की सरकारें हैं। राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में अगले वर्ष यानी 2023 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन भाजपा ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले कुछ महीनों के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह कई बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। पार्टी ने राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी की थी। राजस्थान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सक्रिय हो गया है। संघ ने इस बार अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक राजस्थान में की थी। राजस्थान के झुंझुनू में 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक हुई थी। भाजपा के रणनीतिकारों की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार न हो। भाजपा ने पूर्व में भी कांग्रेस मुक्त सरकार का नारा दिया हुआ है और उस पर उसने अमल करते हुए कांग्रेस को सिर्फ 2 राज्य तक सीमित कर दिया है। अगर कांग्रेस इन दोनों राज्यों में असफल रहती है और बाकी राज्यों में सत्ता वापसी नहीं कर पाती है, तो भाजपा अपने इस एजेंडे को भी पूरा कर लेगी। यह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उसका एक बड़ा नारा भी बन सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। कांग्रेस ने माइकल लोबो को गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया। पार्टी ने उन पर और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पर भाजपा के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के गोवा डेस्क प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा कि लोबो और कामत के अलावा पार्टी के 3 अन्य विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अटकलें लगाई जा रही है कि 40 विधायकों वाले सदन में कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को गोवा जाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। दिगंबर कामत पर कई मामले दर्ज हैं, इसलिए उन्होंने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया और माइकल लोबो ने सत्ता और स्थिति के लिए यह कदम उठाया। हम जल्द ही नए नेता का चुनाव करेंगे। इस प्रकार के दल बदल के खिलाफ कानून और पार्टी विरोधी काम के लिए जो भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं कितने लोग रुकेंगे या चले जाएंगे। दिनेश गुंडू राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निराश या कमजोर नहीं होगी। हम इस मुद्दे को और आक्रामक तरीके से उठाएंगे।
सत्ता और निजी फायदे के लिए दो लोगों द्वारा किए जा रहे इस विश्वासघात को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। इससे पहले गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावरकर ने डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव की घोषणा की अधिसूचना रद्द कर दी। आगामी मानसून विधानसभा सत्र के दौरान 12 जुलाई को मतदान होना था। विधानमंडल सचिव नम्रता उल्मान ने कहा कि गोवा विधानमंडल के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 308 के तहत 8 जुलाई को जारी अधिसूचना को वापस लिया जाता है। आदेश में कहा गया है कि गोवा विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के 9(2) के तहत जारी उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन का नोटिस भी वापस लिया जाता है। सभी माननीय सदस्य से नोट करें, उपरोक्त चुनाव के लिए कोई नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2 सप्ताह तक चलने वाला विधानसभा सत्र सोमवार से शुरू होगा। यह वापसी उन अफवाहों के बीच हुई है जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस विधायकों का एक समूह भाजपा में शामिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में शिवसेना सांसदों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सिर्फ 12 सांसद पहुंचे हैं, वहीं 7 सांसद अभी तक बैठक में नहीं पहुंचे। शिवसेना की लोकसभा में कुल 19 सांसद हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों की बगावत के बाद से माना जा रहा है कि शिवसेना के कुछ सांसद भी जल्द पाला बदल सकते हैं। इससे पहले भी कुछ सांसदों ने उद्धव ठाकरे से एकनाथ गुट से सुलह करने की सिफारिश की थी। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की बुलाई बैठक में गजानन कीर्तिकर, अरविंद सावंत, विनायक राउत, हेमंत गोडसे, धैर्यशील माने, ओमराज निम्बालकर, राजेंद्र गावित, राजन विचारे और राहुल शिवाले समेत 12 सांसद पहुंचे हैं। बाकी सांसद अभी मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। उधर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के साथ बने रहने वाले 15 विधायकों को पत्र लिखा है। उद्धव ठाकरे ने कठिन समय में समर्थन देने के लिए सभी विधायकों को धन्यवाद कहा है। ठाकरे ने कहा है कि इन लोगों ने धमकियों के बावजूद सरेंडर नहीं किया। वहीं महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को भी राहत देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया है कि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, स्पीकर कोई निर्णय नहीं लेंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोक दिया जाए। इस पे सीजेआई ने विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी फैसले पे रोक लगा दी है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। शिंदे के पास शिवसेना के 40 विधायक और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। इसके बाद से लगातार खबरें आ रही है कि शिवसेना के कुछ सांसद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इनमें एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, भावना गवली जैसे नाम शामिल है। इतना ही नहीं, मातोश्री में हुई शिवसेना सांसदों की पिछली बैठक में भी कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे से सुलह करने की सलाह दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।